नमस्कार बच्चों, आज कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान में सेकंड पार्ट भूगोल, जिसमें संसाधन एवं विकास के बारे में हम पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे। पहले हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि संसाधन किसे कहते हैं। संसाधन क्या है? पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करती हो और हमारे प्रौद्योगिकी के लिए वह उपलब्ध हो, जिसका हम उपयोग कर सकें, ऐसी वस्तुओं को हम संसाधन की ग्रेड में रखते हैं या उसे हम संसाधन कहते हैं। मानव भी स्वयं संसाधनों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो पदार्थों को संसाधनों के रूप में परिवर्तित करता है। हम एक डायग्राम के माध्यम से ये जानने का प्रयास कर सकते हैं। जैसे आप देखिए, ये बना रहे हैं, यह आपका है प्रकृति, यह आपका है संस्थाएं, यह आपकी है प्रौद्योगिकी, और बीच में मानव। हमने एक बार आपको बताया कि मानव भी एक संसाधन है। क्यों संसाधन है? इसके संसाधन कहने का क्या तात्पर्य? क्योंकि यह पर्यावरण में उपस्थित प्रत्येक वस्तुओं को लोगों के उपभोग हेतु निर्मित करने का कार्य करता है। अब इस डायग्राम के माध्यम से हमें समझने का प्रयास करेंगे कि मानव प्रकृति से उन संसाधनों को लेता है। संसाधनों को लेने के बाद अब आती है कि उस संसाधन को कैसे उपयोग स्वरूप बनाया जाए। तो उसी के लिए हमारे लिए प्रौद्योगिकी आवश्यक होती है। बिना प्रौद्योगिकी के या बिना उद्योगों के हम प्रकृति के द्वारा प्राप्त संसाधनों का उपयोग नहीं कर सकते। ठीक है, हमने मानव का आकर्षण प्रकृति की तरफ उपस्थित संसाधनों को मानव के द्वारा प्रौद्योगिकी के माध्यम से उसे उपभोग के लिए बनाया गया। लेकिन अब उस चीज को हम किस प्रकार या उस वस्तु को हम कहां पर ले जाएंगे कि उसका उपभोग हो सके, उसको लोग प्राप्त कर सके, तो वह एक ऐसा समूह है जिसे हम संस्थाएं या संस्था कहते हैं, जहां पर इसका उपभोग करने वाले लोग उपस्थित होते हैं। तो इस प्रकार से जो संसाधन होते हैं या संसाधन का जो स्वरूप होता है, इस डायग्राम के माध्यम से हम जान सकते हैं। अब बात आती है संसाधनों का वर्गीकरण। आगे हम देखेंगे जो 4 प्रकार है। पहला है उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार का तात्पर्य है वह 2 रूपों में मिलते हैं, जैव और अजैव। जैव संसाधन वह संसाधन होते हैं जिनमें जीव होता है, प्राण, जैसे कीड़े मकोड़े, पौधे, वृक्ष, ये सभी जो है वो जैव संसाधन के रूप में हम उनका प्रयोग करते हैं। दूसरा है अजैव संसाधन। अजैव संसाधन उन निर्जीव संसाधनों को कहा जाता है जिसमें प्राण नहीं होता है, जिसमें कोयला है, लोहा है, पत्थर है, या हमारे
नवीकरणीय रूप में, एक अनवीकरणीय रूप में। तो पहले हम देखिए कि नवीकरणीय का तात्पर्य है कि वह संसाधन इस नवीकरणीय की श्रेणी में आते हैं जिनका हम रिसाइक्लेशन कर सकें, दोबारा उसको हम प्राप्त कर सकें, बार बार उसको हम प्राप्त करने का प्रयास करते हैं और हमको मिलता है। जैसे उसमें क्या है, नवीकरणीय में जैसे सौर ऊर्जा है, वन संपदा है और धात्मीय है। इनका प्रयोग हम बार, क्योंकि सूर्य कभी खत्म नहीं होगा, जल कभी खत्म नहीं होगा, वन पेड़ पौधों की हम कटाई करते हैं, कटाई करने के बाद उन्हें जब उसके हम पौधों को लगा देते हैं तो 10, 20, 25, 30 वर्षों में वो पुनः उनका उपभोग करना प्रारंभ कर देते हैं। तो ऐसे में ऐसे संसाधनों को हम नवीकरणीय के रूप में रखते हैं। अनवीकरणीय ये वह संसाधन होते हैं जिनको हम पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हैं। एक बार जब उनका हम प्रयोग कर लेते हैं तो दोबारा उनका प्रयोग हम नहीं कर सकते, क्योंकि वो नष्ट हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। उन श्रेणी में हमारे खनिज क्या नाम है, जीवाश्म से संबंधित जैसे पेट्रोल, डीजल या इस तरह के संसाधन आते हैं, क्योंकि कोयला से इनका एक सीमित भंडार है। यह लाखों करोड़ों वर्षों की रासायनिक अभिक्रिया के माध्यम से इनका निर्माण हुआ है। तो अब जब एक बार ये समाप्त हो जाएंगे तो पुनः इन्हें हम नहीं प्राप्त कर सकते, क्योंकि पुनः उनको उस रूप में हम नहीं ला सकते हैं। तो ऐसे संसाधनों को अनवीकरणीय कहा जाता है। अब हम आते हैं तीसरा, स्वामित्व के आधार पर इसके कई भाग हैं, जैसे व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय। तो पहले हम लेते हैं व्यक्तिगत संसाधन कौन से हैं? जैसे आपके घर हैं, आपके खेत हैं, आपके बाग हैं तथा आपका मकान है। यह सब हमारे व्यक्तिगत संसाधन में आते हैं, जो किसी व्यक्तिगत मतलब किसी एक व्यक्ति का जिस संसाधनों पर उसका स्वामित्व होता है उन्हें हम व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। तो व्यक्तिगत संसाधन के बाद आता है सामुदायिक। सामुदायिक माने होता है समूह, एक समूह। जैसे मान लीजिए कि आपका गांव है, तो आपके गांव में चक्रोट है, खड़ंजा लगा हुआ है, अगल बगल से सड़कें गई हैं, नालियां हैं तथा गांव में छोटा मोटा पार्क है। ये सभी चीजें सामुदायिक संसाधन के रूप में आते हैं। इनका उपयोग हम पूरे गांव के लिए, पूरे समाज के लोग करते हैं, चाहे वो ग्रामीण स्तर पे हो, चाहे वो राज्य स्तर पर हो, चाहे वो देश स्तर पर हो। इसके बाद आता है राष्ट्रीय। ये देखिए, राष्ट्रीय संसाधन का स्वरूप जो होता है वो बहुत व्यापक होता है, बड़ा होता है। कैसे बड़ा होता है, इसको हम जानने का प्रयास करेंगे। देखिए, पहली चीज एक हमारे संविधान में ये व्यवस्था की गई है कि पूरे भारतवर्ष या कोई भी देश या किसी भी देश में उसकी भौगोलिक सीमाओं के अंतर्गत आने वाली जितनी भू संपत्तियां हैं, प्राकृतिक संपत्तियां हैं या जो भी संसाधन हैं, वह सब राष्ट्र का होगा, वो कभी भी उसको ले सकता है। हम ये मान के चलें कि स्वयं हमारा गांव, हमारा मकान, घर, वह सभी राष्ट्रीय संपत्ति के रूप में होता है। लेकिन अब यहाँ यह कहा जाता है कि राष्ट्र संपत्ति के रूप में जो भारत सरकार या किसी देश की सरकार के द्वारा जो निर्मित होता है, जिसे सभी लोग उपभोग कर सकते हैं, सभी लोग उस पर जा सकते हैं, आ सकते हैं, मतलब कोई भी कार्य कर सकते हैं, जो सरकार के नियमों के आधार पर होता है, उसे हम राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। अब एक चीज और है, राष्ट्रीय संसाधन में एक चीज हम और आपको बता रहे हैं कि जैसे भारतवर्ष है, भारतवर्ष के 3 तरफ समुद्र है। तो 3 तरफ समुद्र है तो यह माना जाता है, हमारे अंतरराष्ट्रीय नियमों में लिखा गया है कि 12 समुद्री मील, करीब 19 या 20 किलोमीटर का जो
क्षेत्र होता है वह राष्ट्रीय संसाधन, उसमें जो भी चीजें पाई जाती हैं, कोई भी चीज, चाहे कोयला हो, खनिज हो, तेल हो, कुछ भी जो भी पाया जाता है वो संसाधन वह उस राष्ट्र का संसाधन होता है और उसका उपभोग राष्ट्र के लोग करते हैं। अब आती है बात अंतरराष्ट्रीय। तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हम ये देखें तो यह भी माना जाता है कि विश्व स्तर पर जो भी संसाधन उपलब्ध कराए जाते हैं वह अंतरराष्ट्रीय संसाधनों के रूप में होते हैं। लेकिन एग्जाम्पल के रूप में हम देख लेते हैं 12, हमने बताया कि 12 समुद्री मील, 12 समुद्री मील के बाद जो परिक्षेत्र करीब लगभग 200 किलोमीटर, 200 समुद्री मील तक जो परिक्षेत्र आता है वह अंतरराष्ट्रीय संसाधन के रूप में माना जाता है। उसमें चाहे आपको जो भी मिले, चाहे वो खनिज तेल मिले, चाहे लौह मिले या कोई भी खनिज संपदा मिले, जो भी भू क्षेत्र हो, चाहे वो क्या नाम है आपका छोटे छोटे जो टापू बोलते हैं वह वो द्वीप हो, तो वह सभी जो है वह अंतरराष्ट्रीय मानकों के आधार पर हम किसी भी हम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर या कह लीजिए कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उससे हम अपने को एक मान्यता प्राप्त करते हैं, उससे हम उसको हम शपथ पत्र देते हैं या वह हमको आदेश देता है कि आप इस अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इतने समुद्री मील तक आप उसका उस संसाधन का उपभोग कर सकते हैं। अब चौथा है विकास के स्तर पर। अब यहाँ देखिए पहला एक संभावी। संभावी का मतलब यह होता है कि संभव है, कुछ ऐसे संसाधन होते हैं जो संभव है कि मतलब वह चीज हमको मिलेगी है हमारे पास, लेकिन उनका उपभोग हम कैसे करें? उनका उपभोग करने के लिए हमारे पास या प्रौद्योगिकी नहीं है या हमारे पास वह आधुनिक तकनीक नहीं है कि उनको हम प्राप्त कर सकें, लेकिन है उसी में है विकसित। कुछ संसाधन ऐसे हैं जो विकसित हैं जिनका हम उपभोग करते हैं, उन संसाधनों का हम उपभोग करते हैं, वो हैं तैयार हैं, लेकिन उनको पाने का प्रयास हम किस प्रकार करें? जैसे अभी एक एग्जांपल आप लीजिए, पानी है, पानी दो यौगिकों से बना है, H2 मतलब हाइड्रोजन और वो ऑक्सीजन। अब इन दोनों यौगिकों को विखंडित कर दें तो हम विखंडित करने के बाद उनका उपभोग कर सकते हैं। जैसे अभी हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को पानी से अलग कर दें तो हाइड्रोजन के माध्यम से हम एक ऊर्जा उत्पन्न कर सकते हैं और उससे हम गाड़ी है, फैक्ट्री है, उद्योग है, कुछ भी चला सकते हैं। लेकिन वो हमारे पास तकनीक नहीं है, हमारे पास वो चीज है लेकिन हम उस चीज को प्राप्त नहीं कर सकते। संचित कोष, संचित कोष का तात्पर्य होता है कुछ संसाधन ऐसे होते हैं कि जो हमारे यहाँ पृथ्वी पर हैं, जैसे सौर ऊर्जा है, हर चीज है, हम उस चीज को जान रहे हैं, सब कुछ उसके विषय में जान रहे हैं, लेकिन उस संचित कोष का हम उपयोग करने के लिए हम उस स्थान को नहीं पा रहे, उनका उपयोग हम कहाँ करें, लेकिन भविष्य में हम उनका उपभोग कर सकते हैं। उसी तरह से भंडार है। भंडारण का तात्पर्य है कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जो हमारे पास उपलब्ध हैं और उपलब्ध होने के कारण उनका उपभोग हम भविष्य में कर सकते हैं, लेकिन अभी वर्तमान में क्यों नहीं कर पा रहे हैं? वही चीज हम जैसे संचित कोष के लिए उसी तरह से भंडारण के लिए हम उसका उपभोग कारण जान सकते हैं कि किस प्रकार हम इनका किस आधार पर अपने भंडारण की वस्तुओं का उपभोग करें। लेकिन भविष्य में यदि हमारी तकनीक अच्छी होती है और प्रौद्योगिकी का क्षेत्र हमारा विस्तृत होता है, उसमें नई नई तकनीकों का इजाद होता है, तो हम अपने भंडारण संसाधनों का उपभोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम संसाधन के बारे में हमने अध्ययन किया, संसाधन के बारे में हमने जाना, संसाधन क्या चीज है, उसके कितने भाग हैं, क्या स्वरूप है और किस प्रकार हम यह आपको अपनी एनसीईआरटी के बुक में खूब ध्यान से पढ़िएगा। यह संसाधन के बारे में अच्छी तरह से दिया गया, उसी में से कुछ शार्ट के रूप में थोड़े रूप में हम मुख्य चीजों को आपको ला करके यहाँ बता रहे हैं। यदि आपको कोई भी परेशानी होती है तो विद्यालय का जो वेबसाइट चल रही है उसमें आप जो है कमेंट बॉक्स में इन चीजों को
इंगित कर सकते हैं और हम प्रयास करेंगे कि आपको जो परेशानी हो रही है उसको दूर किया जाए। इसके साथ ही साथ बच्चों हम ये भी कहना चाहेंगे कि जो भी सामाजिक विज्ञान का पाठ पढ़ाया गया है उसमें पीडीएफ के माध्यम से आपको नोट्स भी दिए जा रहे हैं, जिसको खोल करके आप अपना नोट्स भी बना सकते हैं। धन्यवाद।